ठीक है ना। रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स में मैं ये देखूंगा कि जो एलिमेंट जितना ज्यादा ऊपर है वो उतना ही ज्यादा रिएक्टिव है। रिएक्टिव का मतलब क्या है? रिएक्टिव का मतलब ये है कि किसी ने हमें कुछ बोल दिया, किसी ने हमें कुछ भी बोल दिया, हम तुरंत से रिएक्शन कर देते हैं। किसी ने हमको गाली दे दी, हम एकदम से गाली देते हैं। किसी ने हमको मारा, हम एकदम से उसको मारते हैं। तो ये होता है रिएक्शन। तो रिएक्शन का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए हमारा, हम बात करते हैं पोटेशियम की, तो पोटेशियम के साथ में अगर कोई भी एलिमेंट आ जाए और कुछ भी उसके साथ में जुड़ने की कोशिश करे, तो वो एकदम से तुरंत रिएक्ट करता है, बिकॉज इट इज मोस्ट रिएक्टिव। ठीक है। सोडियम की बात करें तो सोडियम के साथ अगर किसी का भी रिएक्शन होता है वो एकदम से रिएक्ट करता है, बड़ी तेजी से रिएक्ट करता है। तो ये जो एलिमेंट्स हैं ये जितना एलिमेंट ऊपर होगा उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा, जितना नीचे होगा वो उतना कम रिएक्टिव होगा। फॉर एग्जाम्पल, हम ये कहते हैं कि जैसे आयरन है ना, तो आयरन कहाँ पर है? आयरन यहाँ पर है। आयरन को हम खुले में, एटमॉस्फेयर में खुले में नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि आयरन के ऊपर रस्टिंग हो जाती है, जंग लग जाता है आयरन के ऊपर, सुना होगा है ना। लोहे के ऊपर जंग लग जाता है, क्यों? क्योंकि वो ऑक्सीजन से, जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन मौजूद है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है। ठीक है। उसी तरीके से जो सोडियम है और पोटेशियम है, इनको भी हम एटमॉस्फेयर में नहीं रख सकते, क्योंकि ये भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। तो इसलिए इनको कैरोसिन ऑयल के अंदर डुबो के रखा जाता है। इनको ओपनली नहीं रखा जाता, नहीं तो ये ओपनली एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाते हैं। ठीक है। तो ये जितने भी एलिमेंट्स हैं, ये जब हवा से रिएक्ट कर रहे हैं तो बाकी एलिमेंट्स की तो बात ही क्या करें, बाकी से तो न जाने कैसा भयंकर रिएक्शन होगा, है ना। तो हम ये कहते हैं कि अगर, अच्छा अब बात करते हैं गोल्ड की और सिल्वर की। गोल्ड और सिल्वर की, तो गोल्ड के ऑर्नामेंट्स हो गए, जैसे कान में झुमके पहने जाते हैं, गले में लॉकेट चेन वगैरह पहना जाता है। तो उसमें आप देखिएगा कि वो येलो कलर का होता है गोल्ड, तो सारी जिंदगी येलो कलर का ही रहता है, उसका तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं होता। हमने गले में सोने की चेन पहनी है, हम उसको पहन के नहा भी रहे हैं, तो उसका वाटर के साथ भी कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है ना। ऐसे ही चांदी का भी नहीं होता, ना ऑक्सीजन के साथ ना वाटर के साथ। मतलब जो गोल्ड और सिल्वर है, बिकॉज दे लाई वेरी लो, दे लाई वेरी लो इन द रिएक्टिविटी सीरीज, तो दे आर लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स। वो कभी रिएक्ट करते ही नहीं है, वो बड़े शांत रहते हैं। ठीक है ना। तो हमें ये देखना है कि जो भी एलिमेंट जितना ज्यादा ऊपर है वो उतना ही ज्यादा रिएक्टिव है। अब इसके बाद ये कहानी हमने करी क्यों है? हम तो कर रहे थे रिएक्शंस, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, तो ये रिएक्टिविटी सीरीज कहाँ से आ गई? रिएक्टिविटी सीरीज से ही ये पता चल जाएगा कि रिएक्शन किस तरह का होने वाला है। हमने करा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, फिर करा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, अब हम नेक्स्ट करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हेडिंग डालिएगा, दो टाइप के रिएक्शन हम कर चुके हैं, थर्ड हेडिंग डालेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। थर्ड हेडिंग है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस जो है, इसमें है दोज रिएक्शंस इन व्हिच वन एलिमेंट टेक्स द प्लेस ऑफ, नोट करेंगे, those reactions in which one element takes the place of another element, those reactions in which one element takes the place of another element, takes the place of another element in a compound are known as, in a compound are known as displacement, are known as displacement reactions. Those reactions in which one element takes the place of another element in a compound are known as displacement reactions.
कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट की जगह ले लेता है, मतलब दूसरे एलिमेंट को हटा देता है, डिस्प्लेस कर देता है और खुद उसकी जगह बैठ जाता है। तो इनको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब वो ऐसे ही नहीं हटाता, वो कैसे हटाता देखते हैं। तब ना इसमें कुछ हम कॉमन एग्जांपल्स देखते हैं। स्टडी कर लिया सम कॉमन एग्जांपल्स। फर्स्ट, कॉपर सल्फेट प्लस जिंक CuSO4 प्लस जिंक। कॉपर सल्फेट प्लस जिंक, अब आप इसमें देखेंगे यहाँ ना मुझे किस तरीके से करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें जो वैलेंसीज है, एलिमेंट्स की वैलेंसीज याद होनी चाहिए। अगर नहीं याद है तो मैं आपको बता दूंगा, एक टेबल भेज दूंगा, उसमें वैलेंसीज होगी, वो वैलेंसीज आपको सबको लर्न होनी चाहिए। ठीक है विदित, 9th क्लास में जो वैलेंसीज बताई थी वो। तो आप देखिएगा जैसे कॉपर है, कॉपर की वैलेंसी होती है Cu2 प्लस, SO4 है, SO4 की वैलेंसी होती है 2 माइनस। कोई भी कंपाउंड किस तरह से बनता है आप ये देखिएगा कि अगर कॉपर है, कॉपर की वैलेंसी होती है 2 प्लस, और SO4 यानी कि सल्फेट की वैलेंसी होती है 2 माइनस। तो क्या होता है कि क्रॉस ओवर वैलेंसीज होती है, मतलब इसकी वैलेंसी को इसके साथ लिखते हैं और इसकी वैलेंसी इसके साथ लिखते हैं, ऐसा होता है। मतलब जैसे कॉपर के साथ में मैं लिखूंगा सल्फेट की वैलेंसी, तो ये हो गया Cu2, और SO4 के साथ में लिखूंगा कॉपर की वैलेंसी यानी कि ये भी 2 हो गया। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 2 वन जा 2, है ना, और 1 लिखा नहीं जाता। तो इसी वजह से इसको सिंपली हम लिख देते हैं CuSO4। मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है। इसी तरीके से अगर मान लीजिए हम ये कहें कॉपर नाइट्रेट, तो कॉपर नाइट्रेट किस तरह से लिखा जाएगा, ये सब कुछ आपको नोट करने की जरूरत नहीं है। ये अभी इन रिएक्शंस में आप धीरे धीरे समझ जाएंगे, ये तो मैं बता रहा हूँ कि वैलेंसीज किस तरह से लिखी जाती है। तो ये ऐसे होता है कि जैसे मान लो कॉपर है, तो कॉपर की वैलेंसी हो गई 2 प्लस, है ना। ऐसे ही नाइट्रेट होता है, नाइट्रेट को बोलते हैं NO3, NO3 की वैलेंसी होती है 1 माइनस। और ये कुछ कुछ आयंस है, ये कुछ आयंस है जो मैं आपको भेज दूंगा, आप उन आयंस को लर्न कर लेना, उनकी वैलेंसी। ठीक है, तो आपको वैलेंसीज याद हो जाएंगी तो फिर कंपाउंड बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो जैसे कॉपर है, कॉपर की वैलेंसी 2 प्लस है, तो इसको तो लिख देंगे NO3 के साथ, और इसकी वैलेंसी 1 है, इसको लिख देंगे कॉपर के साथ, मतलब Cu1 और NO3 होल्ड वाइज। तो 1 लिखा नहीं जाता तो CuNO3 होल्ड वाइज हो जाएगा, CuNO3 होल्ड वाइज हो गया। अब उसी तरीके से ध्यान रखते हुए जैसे CuSO4 है, तो कॉपर की वैलेंसी हो गई 2 प्लस, SO4 की वैलेंसी हो गई 2 माइनस। जो जिंक है, जिंक की वैलेंसी भी 2 प्लस होती है। ठीक है। अब मैं ये देखूंगा कि जो अकेला एलिमेंट बैठा हुआ है, जो अकेला एलिमेंट बैठा हुआ है, वो कंपाउंड में जो जो मेटल वाला एलिमेंट लिखा हुआ है, जो कैटायन होता है, कैटायन मतलब जिसकी वैलेंसी प्लस में होती है, तो जो अकेला एलिमेंट बैठा हुआ है वो यहाँ पर जो इसका पहला एलिमेंट है उससे ज्यादा ताकतवर, यानी कि उससे ज्यादा रिएक्टिव है या नहीं है। तो हम इस सीरीज में देखेंगे कि जिंक कॉपर से, कॉपर के ऊपर लाई करता है या नहीं करता। तो आप देखिएगा कॉपर तो यहाँ पर है और जिंक यहाँ पर है, यानी कि जिंक ज्यादा रिएक्टिव है। तो ज्यादा रिएक्टिव वाला कम रिएक्टिव वाले को हटा देगा, मतलब डिस्प्लेस कर देगा। दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये होता है जहां पर ज्यादा रिएक्टिव वाला एलिमेंट जो है वो कम रिएक्टिव वाले को हटा देता है। समझ गए? और हमेशा ये होना चाहिए कि जो अकेला एलिमेंट बैठा हुआ है हम उसको चेक करेंगे कि वो ज्यादा रिएक्टिव है या नहीं। सोचो कि अगर ये जिंक जो है ये कॉपर से कम रिएक्टिव होता तो फिर रिएक्शन होता ही नहीं, फिर रिएक्शन होता ही नहीं। समझ गए? तो अकेला एलिमेंट जो है वो इससे ज्यादा रिएक्टिव होगा तो डिस्प्लेसमेंट होगा, नहीं तो नहीं। समझ गए? दोबारा देखिएगा, हम ये कहेंगे कि जैसे कि जिंक है, तो जिंक है अकेला लिखा हुआ है, सिर्फ एक एलिमेंट है। और CuSO4 यानी कि कॉपर का और सल्फेट का कॉम्बिनेशन, यानी कि ये तो हो गया कंपाउंड। तो कंपाउंड में मैं ये देखूंगा कि जो अकेला एलिमेंट है वो कंपाउंड में जो पहले एलिमेंट लिखा हुआ है वो उससे ज्यादा रिएक्टिव, उससे ज्यादा ताकतवर है या नहीं है। अगर है तो वो उसको डिस्प्लेस कर देगा, तो Zn जो है वो Cu को डिस्प्लेस कर देगा। क्यों? क्योंकि Zn ऊपर आता है रिएक्टिविटी सीरीज में और कॉपर नीचे आता है। यहीं पर अगर मान लो मरकरी होता,
यहीं पर अगर मान लो जिंक की जगह मरकरी होता है, अच्छा पहले ये देखो ये रिएक्शन क्या बनेगा, फिर क्या होगा, Zn जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, यानी कि Zn2 प्लस और SO4 2 माइनस ये जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा Zn SO4, और कॉपर को उसने हटा दिया, तो कॉपर अलग बैठ गया। ये समझ में आ गया? ठीक है। इसी की तरह सोचिएगा कि अगर ऐसा होता, इसी तरह से आप सोचिए कि अगर मान लीजिए हमारे पास ऐसे होता है CuSO4 प्लस Hg, Hg जो होता है हमारा, इसकी वैलेंसी 2 प्लस होती है मरकरी की, कॉपर की वैलेंसी होती है Cu2 प्लस, और SO4 की वैलेंसी होती है 2 माइनस। अब जरा देखेंगे अकेले वाले एलिमेंट को, देखेंगे ये ज्यादा रिएक्टिव है या नहीं। इसका ज्यादा रिएक्टिव होना जरूरी होता है रिएक्शन होने के लिए, अगर ये कम रिएक्टिव है तो रिएक्शन ही नहीं होगा। तो आप देखिए Hg जो है, यानी कि मरकरी जो है वो कॉपर के नीचे लाई करता है, ठीक है, तो Hg इज लेस रिएक्टिव देन कॉपर, तो Hg कॉपर को डिस्प्लेस कर ही नहीं पाएगा, तो क्या होगा, नो रिएक्शन, यहाँ कोई रिएक्शन ही नहीं होगा। बताइए, समझ गए? दिव्यांशी, राजनंदिनी, बताइए दोनों। यस सर। यस सर। क्लियर है? चलिए जी आगे चलते हैं। ये दो एग्जांपल्स में तीसरा एग्जांपल देखेंगे। क्लियर? तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन। ठीक है, अब एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं, CuSO4 प्लस Mg। CuSO4 प्लस Mg, CuSO4 का मतलब क्या है, कॉपर की वैलेंसी देखेंगे तो 2 प्लस, Cu की वैलेंसी 2 प्लस, SO4 की वैलेंसी 2 माइनस, और Mg की वैलेंसी 2 प्लस, है ना। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि अकेले वाले एलिमेंट को देखेंगे, ये इससे ज्यादा रिएक्टिव है या नहीं है, बस इतना देखना होता है और कुछ नहीं। तो मैं ये देखूंगा Mg यहाँ लाई कर रहा है और कॉपर बहुत नीचे लाई कर रहा है, तो Mg इज रिएक्टिव देन कॉपर, तो Mg कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, तो Mg प्लस और SO4 2 माइनस, तो ये हो गया MgSO4, MgSO4। ठीक है, उसके बाद हाँ जी, अच्छा ये प्लस और माइनस का कुछ नहीं करता, बस ये है कि जो पहले वाला है ना वो तो प्लस होता है, और जो बाद वाला है वो माइनस होता है, वो एनायन होता है। इसकी वैलेंसी इसके साथ लिख दी जाती है, इसकी इसके साथ लिख दी जाती है, बस। Mg की 2 प्लस है तो उसको लिख दिया SO4 के साथ, और SO4 की 2 माइनस है उसको लिख दिया Mg के साथ, क्योंकि दोनों ही 2 2 है, तो 2 से 2 कट गया, इसलिए वो लिखा हुआ दिखाई नहीं देता। ये समझे? मतलब बेसिकली ये Mg2SO4 होल्ड वाइज है, Mg2 और SO4 2 है, 2 से 2 कट गया इसलिए MgSO4। सही है, समझ गए? चलो जी, ये थर्ड एग्जांपल रहा। इसके बाद एग्जांपल नंबर 4 देखेंगे। एग्जांपल नंबर 4 है CuSO4, मैं ऊपर वाला मिटा रहा हूँ, ऊपर कर रहा हूँ, ऊपर तो नोट कर लिया उसके। अगला देखते हैं, अगला है CuSO4 प्लस Fe, CuSO4 प्लस Fe, CuSO4 प्लस Fe, इसमें कॉपर की वैलेंसी होती है 2 प्लस, Cu2 प्लस, SO4 की वैलेंसी होती है 2 माइनस, SO4 2 माइनस, और आयरन की वैलेंसी भी 2 प्लस होती है। तो सिंगल वाला एलिमेंट देखना है कि ज्यादा रिएक्टिव है या नहीं है। ये जो Fe है ये कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, सीधा सीधा देखिए Fe यहाँ पर है, कॉपर यहाँ पर है, तो वो उसको डिस्प्लेस कर देगा, तो क्या होगा, Fe जुड़ जाएगा SO4 के साथ, इसकी भी 2 प्लस है, इसकी भी 2 माइनस है, तो ये भी 2 है, ये भी 2 है, 2 से 2 कट गया,
तो FeSO4 प्लस कॉपर। फिर हम फिफ्थ वाला देखेंगे, फिफ्थ है CuCl2 प्लस Pb। और देखिए कॉपर की वैलेंसी होती है बेटा 2 प्लस, क्लोरीन की वैलेंसी होती है 1 माइनस। लेड, लेड मतलब शीशा, जो दर्पण होता है जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं, इसकी वैलेंसी होती है 2 प्लस, Pb 2 प्लस। तो अब आप देखिएगा कि यहाँ पर लेड और कॉपर, लेड ये जो सिंगल वाला एलिमेंट है, क्या वो इससे ज्यादा रिएक्टिव है? तो हम देखेंगे लेड यहाँ पर है और कॉपर यहाँ पर है, तो लेड कॉपर से ऊपर लाई कर रहा है तो ज्यादा रिएक्टिव है, तो लेड कॉपर को हटा देगा, डिस्प्लेस कर देगा। जब लेड कॉपर को हटा देगा तो इसका मतलब वो क्लोरीन के साथ जुड़ेगा। तो जब Pb है तो Pb की वैलेंसी तो 2 है, तो 2 को तो लिख देंगे Cl के साथ, Cl की वैलेंसी 1 है, उसको लिख देंगे Pb के साथ। लेड मेटल होता है। तो ये क्या हो गया, PbCl2, समझ गए? PbCl2 और क्या डिस्प्लेस करा, कॉपर को, कॉपर अकेला रह गया, कॉपर यहाँ पर आ गया। ग्रेफाइट नॉन मेटल, ग्रेफाइट तो कार्बन का एक एलोट्रॉप हो गया, तो ग्रेफाइट तो नॉन मेटल। पेंसिल में क्या है, पेंसिल में ग्रेफाइट यूज होता है, तो लिखा रहता है बॉन्डेड लेड लिखा रहता है, पेंसिल में कभी भी लेड नहीं लिखा रहता, बॉन्डेड लेड। बॉन्डेड लेड क्या होता है कि चलो आपको बताता हूँ, एक तरीका बताता हूँ। पतंग उड़ाई है कभी? पतंग उड़ाई है आपने, कभी उड़ाई होगी शायद। तो पतंग में क्या होता है, पतंग का जो धागा होता है ना, बड़ा कमजोर होता है, वो धागा बड़ा कमजोर होता है, लेकिन ऐसा होता है कि हाथ कट जाता है उससे। उससे हाथ कैसे कट जाता है, जो कांच होता है ना, ये जो ग्लास होता है, जो मिरर होता है, इसको तोड़ दिया जाता है, इसका चूरा कर दिया जाता है, बिल्कुल पाउडर बना दिया जाता है। पाउडर बनाने के बाद उसके अंदर फेविकॉल मिक्स किया जाता है, फेविकॉल मिक्स करके उसको धागे के ऊपर पूरा 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 लगा दिया जाता है, ताकि वो दूसरे धागे पर जब स्ट्राइक करे तो वो पतंग से पतंग को काटते हैं ना, वो इसीलिए ताकि वो शार्प हो जाए। तो इसी वजह से जो पतंग उड़ाने वाला, जिसको हम मांझा बोलते हैं, वो बड़ा हार्ड होता है। यही करा जाता है ग्रेफाइट के साथ। ग्रेफाइट जो है वो बड़ा सॉफ्ट होता है। ग्रेफाइट से पता है क्या बनता है, जो साइकिल में, साइकिल के पेडल में और टायर्स के बीच में जो उसका रिम होता है, उस पर जो ग्रीस लगाई जाती है, ग्रीस जानते हैं, जो चेन है उसको कनेक्ट करता है, हाँ जो चेन होता है उस पर ग्रीस लगाते हैं ना, एज अ लुब्रिकेंट, ताकि वो मतलब थोड़ा चिकनापन उसका बना रहे और वो स्मूथली चले, है ना। तो वो जो है वो ग्रेफाइट का होता है। तो ना चेन नहीं, जो ये ग्रीस होती है, जो ग्रीस होती है वो ग्रेफाइट का होता है। तो ग्रेफाइट तो इतनी, आप कहोगे ग्रीस तो सर बड़ा चिपचिपा सा और बड़ा मतलब सॉफ्ट सा होता है, हमारी पेंसिल तो ऐसी नहीं होती। तो वो जो ग्रेफाइट होता है, उस ग्रेफाइट के अंदर का इसको, शीशे को मिक्स करा जाता है, यानी कि उसका उसके साथ बॉन्डिंग करी जाती है, इसीलिए वो लिखा रहता है बॉन्डेड लेड। कोई भी पेंसिल उठाओगे तो उस पर लिखा रहता है बॉन्डेड लेड, समझ गए? तो बेसिकली वो ग्रेफाइट का बना होता है, उसके अंदर जो ये लेड है, लेड को मिक्स करा जाता है, ठीक है। हाँ वैसे ही कलर पेपर पर आता है, बिल्कुल सेम। ठीक है जी, चलिए जी, बताइए जी, क्लियर है ये? सर फिफ्थ वाला नहीं समझ आया। फिफ्थ वाला आपको दोबारा समझाता हूँ, आप देखिएगा। ये जो लेड होता है ना, ये Pb, ये इसकी वैलेंसी होती है 2 प्लस, और ये होता है CuCl2। CuCl2 कॉपर की वैलेंसी होती है 2 प्लस, और Cl क्लोरीन की वैलेंसी होती है 1 माइनस। तो अब आप देखो कि लेड जो है, लेड तो बेटा यहाँ लाई कर रहा है और कॉपर यहाँ लाई कर रहा है, तो लेड कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। लेड जो है ये कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, यानी कि इसने कॉम्बिनेशन किसके साथ बना लिया, क्लोरीन के साथ। अब Pb की वैलेंसी तो 2 है, तो उसको तो लिख देंगे Cl के साथ। Cl की वैलेंसी 1 है, इसको लिख देंगे Pb के साथ। लेकिन 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, इस वजह से मैंने 1 हटा दिया, समझ गए? यस सर। पक्का क्लियर है? राजनंदिनी आप भी बताओ, क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलिए जी। तो ये पांचवा एग्जांपल, अगला देखते हैं सिक्स्थ एग्जांपल। सिक्स्थ एग्जांपल है AgNO3 प्लस कॉपर। AgNO3 प्लस कॉपर
इसका देखते हैं क्या होगा। ऐसा है कि सर जो सेकंड क्वेश्चन करता है पूरे कंपाउंड के वो चेंज होना चाहिए। वो चीज हाँ ऐसा है कि कंपाउंड के जो चेंज है मेटल के और कुछ नॉन मेटल का भी होता है। नॉन मेटल के अलग टाइप के होते हैं रिएक्शन। वो नॉन मेटल वाला अभी मैंने आपको रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स बताया। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हाँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी नॉन मेटल का पूछ लूंगा। नॉन मेटल का हो सकता है नहीं, नॉन मेटल का भी हो सकता है, लेकिन वो बहुत लीस्ट इंपॉर्टेंट है। हालांकि मैं एक दो एग्जांपल उसके बता दूंगा, कभी बोर्ड में नहीं पूछा है। मेटल्स का ही बताया जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मेटल्स मतलब क्या है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं जो कैटायन बनाते हैं ना उनको मेटल बोलते हैं। ठीक है। बेटा 1 मिनट वेट करिए बस, मैं 1 मिनट में कंटिन्यू कर रहा हूँ। 1 मिनट तो आप ये देखिए, कॉपर NO3 के साथ जुड़ेगा तो कॉपर का 2 जो है वो तो NO3 के साथ आ जाएगा, और इसका जो 1 है वो कॉपर के साथ आ जाएगा। मतलब ऐसे Cu1 NO3 का 2, NO3 का होल्ड वाइज बोलते हैं इसको। अब ये 1 लिखने की जरूरत नहीं होती तो 1 हटा दिया, और इसने किसको डिस्प्लेस करा, सिल्वर को, यानी कि Ag। तो Ag आंसर आ गया। हाँ जी, हाँ वो कोई बात नहीं, हम इसको वैलेंसीज से ध्यान रखते हैं ना। कॉपर की वैलेंसी 2+ होती है, सिल्वर की वैलेंसी 1+, NO3 की वैलेंसी 1-। तो कॉपर जो है वो इसको डिस्प्लेस कर देगा क्योंकि कॉपर इससे ज्यादा रिएक्टिव है। तो जब कॉम्बिनेशन होगा तो इसकी वैलेंसी इसके साथ, इसकी वैलेंसी इसके साथ। ठीक है। उसके बाद जो है ना, जब ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद आपको बैलेंस भी करना होता है रिएक्शन को। तो बैलेंसिंग मैं आप पर छोड़ रहा हूँ, बैलेंसिंग नहीं कर रहा हूँ। इनमें से किसी भी रिएक्शन में मैंने बैलेंसिंग नहीं कराई है। बताइए जी, क्लियर है दोनों को? यस सर। ठीक है, चलिए जी, ये एग्जांपल नंबर 6 था। अगला देखते हैं एग्जांपल नंबर 7। Fe plus HCl। Fe plus HCl। अब आप ये देखिएगा, Fe जो है, Fe का मतलब आयरन। आयरन की वैलेंसी कितनी है, 2+। आयरन की वैलेंसी 2+ होती है। जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है बेटा 1+, और क्लोरीन की वैलेंसी होती है 1-। अब मुझे फिर से चेक करना है कि जो अकेला वाला एलिमेंट है, जो सिंगल वाला एलिमेंट है, क्या वो इससे ज्यादा रिएक्टिव है? तो हम ये देखेंगे कि आयरन तो लाई कर रहा है यहाँ पर और हाइड्रोजन लाई कर रहा है यहाँ पर। आयरन इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, तो आयरन हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा। हाइड्रोजन बेसिकली मेटल की तरह भी कई जगह बिहेव करता है, कई जगह नॉन मेटल की तरह भी। हाइड्रोजन एक ऐसा अनोखा एलिमेंट है जिसको पीरियोडिक टेबल में भी अभी तक अच्छे से कोई एक्सप्लेन ही नहीं कर रहा है। आप कोशिश कर लेना। बहुत लोग से, मैं मजाक में नहीं कह रहा हूँ, सीरियसली कह रहा हूँ, बहुत लोग हैं जो रिसर्च कर रहे हैं हाइड्रोजन के ऊपर। हाइड्रोजन को अभी तक कोई ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है ना। तो हाइड्रोजन पर रिसर्च करा जा सकता है, और न जाने कितने लोग दुनिया भर में कर रहे हैं कि हाइड्रोजन मेटल की तरह बिहेव करता है या नॉन मेटल की तरह। कई जगह हाइड्रोजन आयनिक बॉन्ड बना लेता है, कई जगह कोवलेंट बॉन्ड बना लेता है। जैसे जो कार्बन है, कार्बन हमेशा कोवलेंट बॉन्ड ही बनाता है। ठीक है। ऐसे ही जो सोडियम है वो हमेशा आयनिक बॉन्ड बनाता है। लेकिन हाइड्रोजन जो है ये अपनी मर्जी का मालिक है, तो इसलिए इसको कोई एक्सप्लेन भी नहीं कर पाया, और इसीलिए हाइड्रोजन को सबसे पहले प्लेस पर रख दिया पीरियोडिक टेबल में कि भाई पहले आपको हाथ जोड़ेंगे फिर आगे चलेंगे। सर ऐसा सर डिवाइड पीरियोडिक टेबल के नीचे हर किसी के नंबर लिखो तो 188। हाँ 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 बिल्कुल, सबके नंबर लिखे रहते हैं, तो वो एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास होते हैं। और हाइड्रोजन एक अकेला एलिमेंट ऐसा है जिसका एटॉमिक नंबर भी 1 और एटॉमिक मास भी 1। हाइड्रोजन एक अकेला एलिमेंट ऐसा है जिसमें न्यूट्रॉन होता ही नहीं। सर सीक्वेंस से सारे एटॉमिक सीक्वेंस सारे के सारे एटॉमिक एटॉमिक मास नहीं, एटॉमिक नंबर। पहले तो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में तो एटॉमिक मास थे सारे सीक्वेंस में, लेकिन अब जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ना, उसमें एटॉमिक नंबर को क्राइटेरिया लेकर चला गया। ठीक है। वीडियो कैसे अटक जाती है बीच बीच में, हाइड्रोजन से कैपेसिटी तो 5 पूरी करती है। हाइड्रोजन आयन में से करेगी। चलिए पहले ये देखते हैं। तो आयरन जो है, आयरन हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, इसको डिस्प्लेस कर देगा। तो जो ये Fe है, ये क्लोरीन के साथ कंपाउंड बनाएगा। कैसे? Fe का 2 है तो
तो ये Cl के साथ आ जाएगा, Cl का 1 है तो ये Fe के साथ आ जाएगा। तो Fe1 Cl2 है ना, और हाइड्रोजन अलग हो गया। हाइड्रोजन की एक स्पेशलिटी होती है कि हाइड्रोजन कभी भी एक सिंगल एटॉमिक स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता, डाई एटॉमिक स्टेट में एग्जिस्ट करता है। तो अकेला H नहीं लिखूंगा, H2 लिखूंगा, ठीक है। ये हो गया H2 और 1 लिखा नहीं जाता तो FeCl2। बताइए दिव्यांशी समझ रहे हैं? Yes, sir. ठीक है बेटा। उसके बाद देखते हैं अगला। अगला है Mg प्लस HCl। ये एग्जांपल Mg प्लस HCl। अब जो Mg है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है 2+, यहाँ लिख दिया 2+। हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1+, और क्लोरीन की वैलेंसी होती है 1-। ठीक है। तो अब Mg की वैलेंसी 2+। अब आप ये देखिएगा मैग्नीशियम हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है क्या? देखते हैं जरा। मैग्नीशियम तो बेटा यहाँ लाई कर रहा है और हाइड्रोजन यहाँ लाई कर रहा है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा। तो मैग्नीशियम क्लोरीन के साथ जुड़ जाएगा, तो Mg की वैलेंसी 2, इसको लिख देंगे Cl के साथ। क्लोरीन की वैलेंसी 1, इसको लिख देंगे Mg के साथ। Mg1 Cl2 1 लिखा नहीं जाता तो 1 हटा दो, MgCl2 प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन डाई एटॉमिक स्टेट में एग्जिस्ट करता है, दैट्स व्हाई H2। ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद देखेंगे अगला एग्जांपल नंबर 9 है सोडियम प्लस H2O। IUPAC, IUPAC बताया था एक बार शायद पहले भी। IUPAC में जाकर आपको अपना जो भी आपने रिसर्च करा है वो पेटेंट कराना पड़ता है। उसको बोलते हैं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, है ना। तो वहां पर जाकर अपना जो भी रिसर्च है वो रिसर्च वर्क वहां सबमिट कराना होता है। इंडिया में भी और देशों में भी, जहां पर भी जितने भी लोग रिसर्च वर्क करते हैं, रिसर्च स्कॉलर्स कौन हो गए, जो PhD होल्डर्स हैं, जिनके नाम के आगे डॉक्टर लगा रहता है, उनका रिसर्च वर्क वहीं जाकर सबमिट होता है। मतलब वो क्या हो गया, एक तरह से हेड हो गया सब केमिस्ट्री का मालिक। ठीक है जी। अब देखिएगा Na प्लस H2O। तो Na क्या होता है, Na की वैलेंसी, सोडियम की वैलेंसी होती है बेटा 1+। और जो H2O है ना, H2O को किस तरह से लिखा जाता है? H2O को ऐसे लिखते हैं, हाइड्रोजन 1+ और OH 1-, ऐसे लिखते हैं इसको। दो तरह के आयन्स होते हैं। एक तो ये तो होता है हाइड्रोजन आयन, हाइड्राइड आयन बोलते हैं जिसको, और ये होता है हाइड्रोक्साइड आयन, OH 1-। तो H2O को हम ऐसे लिख सकते हैं HOH। आप देख लो इसमें H कितने बार आ गया, 2 बार, यानी कि H2 हो गया, और O एक बार यानी कि H2O। तो H2O को ऐसे लिखा जाता है HOH। यहाँ पर H की वैलेंसी 1+ होती है और हाइड्रोक्साइड OH की वैलेंसी 1- होती है। अब जरा देखेंगे कि सोडियम में और हाइड्रोजन में ज्यादा रिएक्टिव कौन है। ऑब्वियस सी बात है, सोडियम तो यहाँ है और हाइड्रोजन यहाँ पर है, तो सोडियम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करते हैं। ठीक है, समझ गए इसमें? हाँ, बैलेंसिंग तो आप कर देना ना, नहीं हो रही बैलेंसिंग, देखो हो गया। आप ये देखो क्लोरीन के यहाँ पर 2 है, लेकिन क्लोरीन का यहाँ पर 1 है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर 2 लगाओ, अब क्लोरीन बैलेंस हो गया, है ना। और हाइड्रोजन के 2 है, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। मैग्नीशियम का इधर 1 है और इधर मैग्नीशियम का 1 है, तो सब बैलेंस हो तो गया। ठीक है, तो ये तो इस तरह से बैलेंस हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर सोडियम जो है वो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, तो सोडियम ने हाइड्रोजन को हटा दिया। तो अब सोडियम की वैलेंसी 1 और OH की वैलेंसी 1-। तो ये वाला 1 तो Na के साथ लिखा जाएगा, मतलब दोनों की 1-1 है, तो क्या लिखना, NaOH हो गया सीधा सीधा। ये हो गया NaOH, और इसने किसको हटा दिया, H को हटा दिया, तो H को अलग हटा देंगे, तो ये हो जाएगा H2। बोलिए, समझ गए? समझ गए? ठीक है। चलिए जी, उसके बाद आप देखिएगा अगला देखते हैं एग्जांपल। एग्जांपल नंबर 10। एग्जांपल नंबर 10 है
हाँ जी, सर हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया। हाँ, सर OH का हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया है ना, तो OH इसके साथ जुड़ गया, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके खुद यहाँ पर आ गया ना, है H2 अलग कर दिया, तो H क्या बन गया, H2, हाइड्रोजन अलग, अकेला हाइड्रोजन रहता नहीं तो H2। उसके बाद देखिएगा जी, देखते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर 10 है CuO प्लस Mg। O प्लस Mg, यहाँ पर कॉपर की वैलेंसी होती है 2+, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2-, और मैग्नीशियम की वैलेंसी भी 2+ होती है। अब आप इसमें ये चेक करेंगे, ये जो अकेले वाला एलिमेंट है मैग्नीशियम, क्या ये कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है? बिल्कुल है, मैग्नीशियम यहाँ पर है और कॉपर यहाँ पर है, तो इसको डिस्प्लेस कर देगा। Mg की वैलेंसी 2+ और O की वैलेंसी 2-, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सीधा सीधा हो गया MgO, और कॉपर को उसने अलग कर दिया तो CO अलग हो गया। हाँ, हाइट वाली वैलेंसी नहीं है, कैलकुलेट करो ना, देखो ये भी आसान होता है। आप ये देखो, इधर सोडियम का एक, ठीक है, हाइड्रोजन के इधर 2 हैं, इधर 3 है, सॉरी, और इधर 2 है, तो जब 2 और 3 होते हैं तो इधर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर क्या हो गया, 2 3 जा 6, और यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर 2 है तो इधर 2 लगा दो। नहीं नहीं, आप एक काम करो, यहाँ पर, ठीक है, इधर 2 लगा दिया तो 2 ये हो गया, हाइड्रोजन के भी 2 होगा, इधर 2 लगा दो, हाइड्रोजन का 4 हो गया, ऑक्सीजन का 2 हो गया, है ना, और सोडियम को बस Na के आगे 2 लगा दो, हो गया। प्रैक्टिस कर नहीं रहे हो इसलिए यहाँ अटक रहे हो, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा, ये MgO प्लस Cu हो गया, 11th एग्जांपल देखते हैं, समझ गए ना। 11th एग्जांपल है Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम। Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम, यहाँ पर हम ये देखेंगे, जो आयरन है, आयरन की वैलेंसी इस केस में आयरन की वैलेंसी 3+ है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2- है। आप ये कहोगे कि ये कैसे बताया, आप ये देखिएगा, यहाँ पर है Fe2O3, तो इसका मतलब आयरन की वैलेंसी 3 रही होगी तभी तो ऑक्सीजन के साथ लिखी हुई है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 रही होगी तभी तो आयरन के साथ लिखी हुई है, वैलेंसी पलट कर लिखते हैं, ठीक है। मतलब ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 रही होगी तभी तो आयरन के साथ लिखा हुआ है उसको, आयरन की वैलेंसी 3 रही होगी तभी तो उसको ऑक्सीजन के साथ लिखा हुआ है, तो आयरन का हो गया 3+, ऑक्सीजन का हो गया 2-। एल्यूमिनियम की वैलेंसी मैं जानता हूँ, एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है 3+। अब ये देखेंगे, एल्यूमिनियम आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है या नहीं है, तो देखिएगा एल्यूमिनियम यहाँ पर है और आयरन इसके नीचे है, तो एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है तो वो आयरन को डिस्प्लेस कर देगा, तो एल्यूमिनियम आ जाएगा आयरन के साथ में, तो एल्यूमिनियम की 3 है उसको O के साथ लिख देंगे, ऑक्सीजन की 2 है उसको Al के साथ लिख देंगे, तो Al2O3, और आयरन अलग हो गया तो आयरन यानी कि Fe, ठीक है। बताइए दिव्यांशी, राजनंदिनी, क्लियर है दोनों को? Yes, sir. ठीक है, चलिए जी, तो बस बेटा आज इतना कर लीजिए, फिर डबल डिस्प्लेसमेंट और रेनॉल्ड्स आपको कल करवाता हूँ, आज इतना ही करेंगे। अच्छा,